तो दोस्तों, मार्वल के सबसे इंटरेस्टिंग टीवी शो व्हाट इफ का तीसरा और आखिरी सीजन रिलीज हो गया है। इस सीरीज के पिछले दोनों सीजन बहुत अच्छे थे और ये आखिरी सीजन भी काफी जोरदार है। एमसीयू की मूवीज और कैरेक्टर्स को एक अलग अंदाज और अलग कहानी के साथ देखना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। पर ये टीवी शो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, जिससे कई लोग इसे देख और समझ नहीं पाए। इसीलिए आज मैं व्हाट इफ सीजन 3 के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो पिछले सीजन की ही तरह इस बार भी हमें यहाँ मल्टीवर्स दिखाया जाता है, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद है और यहाँ हर डिसीजन और चॉइस के साथ एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। मल्टीवर्स में सिर्फ वॉचर ही ऐसे कॉस्मिक बीइंग है जो कि हर यूनिवर्स को एक साथ देख सकते हैं और उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। एक वॉचर के पास इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी बदलाव कर सकता है, लेकिन सभी वॉचर ने ये कसम खाई है कि वो मल्टीवर्स को सिर्फ देखेंगे और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे ताकि कुदरत का संतुलन बना रहे। पर कुछ साल पहले उआटू नाम के एक वॉचर ने अपनी कसम तोड़ी थी और मल्टीवर्स को बचाने के लिए कुछ लोगों से मदद ली थी। तब से उआटू मल्टीवर्स को देखने के अलावा कभी कभार उसे बचाने के लिए अपनी कसम फिर से तोड़ रहा है। तो अब बात करते हैं मेन स्टोरी की। इस सीजन में 8 एपिसोड्स है, जिनमें अलग अलग यूनिवर्स की कहानी दिखाई गई है और वो आपस में कनेक्ट होती है। सबसे पहले एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हल्क फॉट द मैक एवेंजर्स। यहाँ वॉचर हमें एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताता है जिसमें सैम विल्सन की दोस्ती स्टीव रोजर्स की बजाय ब्रूस बैनर से होती है, जो कि अपने अंदर के राक्षस यानी हल्क को शांत करने के लिए सैम से थेरेपी लेना शुरू करता है। लेकिन एक दिन ब्रूस गलती से हल्क बन जाता है और वो सैम को मारने की कोशिश करता है। इससे उसे बहुत पछतावा होता है और तब वो हल्क को खत्म करने के लिए खुद पे बहुत सारे गैमा रेडिएशन का इस्तेमाल करता है। पर इससे हल्क मरता नहीं, उल्टा ब्रूस के अंदर से एक नया राक्षस बाहर आ जाता है जो कि डायनासोर जैसा बड़ा था। उसे सब लोग एपेक्स कहते हैं और ये एपेक्स अपनी बॉडी से बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को जन्म दे देता है, जिनकी फौज पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगती है। तब ब्रूस अपनी गलती से डर के एक आइलैंड पे जाकर छुप जाता है और बाकी एवेंजर्स अब कई सारे हल्क बस्टर आर्मर बनाकर एपेक्स और उसकी आर्मी से लड़ते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब कुछ और हीरोज एक नई एवेंजर्स की टीम बनाते हैं, जिनका लीडर था सैम विल्सन यानी नया कैप्टन अमेरिका। वो लोग उन्हीं हल्क बस्टर आर्मर से एपेक्स की फौज से लड़कर उन्हें हरा देते हैं, पर वो मॉन्स्टर मरते नहीं बल्कि कहीं गायब हो जाते हैं। फिर 10 साल बाद वो मॉन्स्टर वापस आ जाते हैं। इस बार उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे। इसलिए सैम उस आइलैंड पे जाकर ब्रूस से मदद मांगता है, लेकिन ब्रूस उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो हल्क बनकर अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर उसने उनकी मदद के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। उसे लेकर सैम लौट जाता है और फिर उनकी टीम एपेक्स की आर्मी से लड़ना चालू करती है। उस प्रोग्राम से सभी एवेंजर्स के रोबोट सूट्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा पावरफुल आर्मर तैयार होता है, लेकिन एपेक्स फिर भी उन पे भारी पड़ता है। तब ब्रूस उनकी मदद करने वहां आता है और वो खुद को एक गैमा रेडिएशन बॉम्ब से ब्लास्ट करता है, जिससे ब्रूस भी एक बड़ा राक्षस यानी मेगा हल्क बन जाता है। फिर वो एपेक्स को मार के उन छोटे मॉन्स्टर्स का नया लीडर बन जाता है और वो उनके साथ शहर पे हमला करने की कोशिश करता है। तब सैम ब्रूस को अपनी दोस्ती याद दिलाकर उसे समझाता है। इसीलिए मेगा हल्क लड़ाई छोड़कर अपने साथियों के साथ एक आइलैंड पे रहने चला जाता है। दूसरा एपिसोड है व्हाट इफ एगाथा वेंट टू हॉलीवुड। ये एक ऐसे यूनिवर्स की कहानी है जहां जादूगरनी डायन एगाथा हार्कनेस को ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में इटर्नल्स यानी कुछ एलियंस मौजूद है जो कि इमरजेंस मतलब एक सेलेस्टियल के जन्म के लिए वहां आए हैं। टियामट नाम का वो सेलेस्टियल जमीन के नीचे बड़ा हो रहा था। एगाथा उसकी शक्ति चुराने का सोचती है ताकि वो खुद सबसे पावरफुल बन जाए। इस जादू के लिए एगाथा को सभी इटर्नल्स की शक्ति और एक बड़ी सी चमक दमक वाली जगह चाहिए थी। इसीलिए वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बन जाती है और वो हावर्ड स्टार्क, जो कि इस यूनिवर्स में एक मूवी डायरेक्टर था, उसकी फिल्म में काम करने लगती है। फिर वो 10 में से 9 इटर्नल्स की पावर छीन लेती है और आखिरी इटर्नल किंगो, जो कि एक मूवी एक्टर था,
उसे अपनी फिल्म में काम करने बुलाती है। किंगो को एगाथा का इरादा समझ में आ गया था, लेकिन वो उसे बोलती है कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए ये सब कर रही है। तब किंगो भी उसके साथ मिल जाता है। दूसरी तरफ सेलेस्टियल के लीडर अरिशेम को किंगो की गद्दारी के बारे में पता चल जाता है कि वो टियामट के जन्म को रोकना चाह रहा है। इसलिए अरिशेम धरती को तबाह करने वहां आने लगता है। तब एगाथा तुरंत अपना जादू चालू कर देती है और वो पहले किंगो की पावर एब्जॉर्ब करके फिर टियामट की भी पावर ले लेती है। इससे एगाथा खुद एक सेलेस्टियल बन जाती है और अरिशेम को मार के उसकी भी शक्ति छीन लेती है। फिर वो दुनिया वालों को अपने आगे झुकने बोलती है। तब किंगो एगाथा को समझाता है कि वो एक एक्ट्रेस बनके ही सबका दिल जीत सकती है, इसीलिए उसे किसी को भी डराने की जरूरत नहीं है। एगाथा ये बात मान लेती है और वो सेलेस्टियल की पावर छोड़ के इटर्नल्स को भी उनकी शक्ति लौटा देती है और किंगो के साथ मूवी में काम करने लग जाती है। तीसरा एपिसोड है व्हाट इफ रेड गार्डियन स्टॉप्ड द विंटर सोल्जर। इस यूनिवर्स में रशिया का रेड रूम और हाइड्रा दोनों मिले हुए थे। फिर 1991 में रेड रूम को रूक नाम के एक अमेरिकन आदमी से ये खबर मिलती है कि हावर्ड स्टार्क ने सुपर सोल्जर सीरम बनाया है। इसलिए रेड रूम का बॉस ड्रेकोव वो सीरम लाने के लिए हाइड्रा के विंटर सोल्जर को वहां भेजता है। इसी दौरान ड्रेकोव ने अपने देश के सुपर सोल्जर एलेक्सी शोस्टाकोव यानी रेड गार्डियन को एक दूसरा आसान मिशन दिया था, पर एलेक्सी इससे खुश नहीं था। इसीलिए वो बकी यानी विंटर सोल्जर के पीछे अमेरिका चला जाता है। फिर जब बकी हावर्ड स्टार्क की कार क्रैश करके वो सीरम ले लेता है और हावर्ड और उसकी बीवी को मारने वाला होता है, तब एलेक्सी वहां जाकर उसे रोक लेता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था और वो हावर्ड स्टार्क के जरिए अमेरिका में रशिया वालों का डर फैलाना चाहता था। इसकी वजह से विंटर सोल्जर का वो मिशन फेल हो जाता है। इसलिए रेड रूम वाले एलेक्सी और बकी को अमेरिका से निकलने में मदद नहीं करते और अब पुलिस वाले और शील्ड एजेंट बिल फोस्टर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। तब वो दोनों रशिया वापस लौटने के लिए रूक से मदद मांगने जाते हैं, जो कि असल में ओबाडाया स्टेन मतलब हावर्ड स्टार्क का पार्टनर था और उसी ने स्टार्क को मरवाने के लिए रशिया को वो सीरम वाली इंफॉर्मेशन दी थी। पर क्योंकि हावर्ड जिंदा बच गया था, इसीलिए ओबाडाया बकी और एलेक्सी पे गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तब बकी ओबाडाया को मार देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच ड्रेकोव विंटर सोल्जर को बोलता है कि वो रेड गार्डियन को खत्म कर दे क्योंकि वो अब उनके लिए परेशानी बन गया था, लेकिन बकी उसे मारता नहीं क्योंकि वो दोनों अब दोस्त बन गए थे। फिर रेड रूम वाले इन दोनों से निपटने वहां आते हैं। तब बकी एलेक्सी को भगा के खुद पकड़ा जाता है और अब एलेक्सी अमेरिका में ही रुक जाता है, जहां शील्ड वाले उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और वो बाद में एक एवेंजर बन जाता है। चौथा एपिसोड है व्हाट इफ हावर्ड द डक हिज्ड। इस यूनिवर्स में हावर्ड नाम का एक एलियन डक और डार्सी लुइस नाम की एक लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। फिर उनका एक बच्चा होता है जो कि एक बड़ा अंडा था। ये बच्चा एक बहुत ही रेयर कॉस्मिक इवेंट के टाइम पैदा हुआ था, इसीलिए उसमें काफी ज्यादा पावर्स थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स के हर अच्छे और बुरे लोग उस अंडे को हासिल करने के पीछे पड़ जाते हैं। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर नाम का एक एलियन डार्सी और हावर्ड को पार्टी देने के बहाने अपने प्लेनेट पर बुलाता है और उनसे वो अंडा छीन लेता है। फिर रेवेजर योंडू वहां आकर वो अंडा लेकर भाग जाता है। इसके बाद काइसिलियस नाम का एक बुरा जादूगर उसे ले लेता है। अपने बच्चे को वापस पाने के लिए जब हावर्ड और डार्सी शील्ड के लीडर निक फ्यूरी से मदद मांगते हैं, तो फ्यूरी वो अंडा खुद रखने का सोच लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि दो मामूली लोग वो शक्ति को संभालने के लायक नहीं हैं। तब डार्सी और हावर्ड उस अंडे को लेकर कई जगह भागते हैं, लेकिन आखिर में एक प्लेनेट पर बहुत सारे एलियन उनके पीछे आ जाते हैं और उस अंडे को लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अब हावर्ड और डार्सी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो भागना छोड़कर शांति से एक जगह बैठ जाते हैं। तब वो अंडा अचानक चमकने लगता है और उसमें से इतनी पावर निकलती है जिससे वो सभी एलियन हार जाते हैं। फिर उस अंडे में से एक बच्ची बाहर आती है जो कि आधी इंसान और आधी डक थी और वो बहुत शक्तिशाली थी। डार्सी और हावर्ड उसका नाम बर्डी रखते हैं और निक फ्यूरी अब ये फैसला करते हैं कि वो बच्चा अपने माँ बाप के पास ही सुरक्षित रहेगा, इसीलिए वो उनका पीछा छोड़ देते हैं। तब हावर्ड और डार्सी उस बच्चे को लेकर पृथ्वी पर लौट जाते हैं,
5वां एपिसोड है व्हाट इफ इमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ। यहाँ हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जाता है जहाँ धरती पे इमरजेंस हो जाता है, मतलब वहाँ सेलेस्टियल जमीन से बाहर निकल जाता है और उससे पृथ्वी के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वहाँ अब भी इंसान मौजूद थे जिनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर क्विंटिन बेक यानी मिस्टीरियो स्टार्क इंडस्ट्रीज पे कब्जा कर लेता है और वो रोबोट्स की एक फौज बनाता है जिसका नाम था आयरन फेडरेशन। उन रोबोट्स का इस्तेमाल करके मिस्टीरियो धरती पे राज करना शुरू कर देता है। तब कुछ खास शक्ति वाले लोग उसे रोकने के लिए अलायंस नाम की एक टीम बनाते हैं, लेकिन मिस्टीरियो को रोकना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके इल्यूजन्स यानी छलावे हर जगह मौजूद थे। ऊपर से उसके रोबोट आर्मी के लीडर व्हाइट विजन को हराना नामुमकिन था। व्हाइट विजन को मारने से मिस्टीरियो को भी रोका जा सकता था, इसलिए इस काम के लिए अलायंस के लोग रीरी विलियम्स नाम की एक कंप्यूटर जीनियस लड़की से मदद लेते हैं जो कि विजन को हरा के उसके बॉडी पार्ट से खुद के लिए एक पावरफुल सूट बनाती है। फिर वो अपनी टीम के साथ मिस्टीरियो के अड्डे पर जाती है, लेकिन वहाँ क्विंटिन अलायंस के सभी लोगों को मार देता है और वो आखिर में रीरी को भी मारने लगता है। इस यूनिवर्स के हर वर्जन में मिस्टीरियो का जीतना और रीरी का हारना तय था, लेकिन इस बार वॉचर से ये देखा नहीं जाता और वो रीरी को आखिरी वक्त पर लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। तब वो मिस्टीरियो की पावर छीन के उसे मार देती है। दूसरी तरफ बाकी 3 वॉचर उआटू से बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो बार बार अपनी कसम तोड़ के मल्टीवर्स में दखल दे रहा था। इसलिए अब वो 3 वॉचर उआटू पे कड़ी नजर रखना चालू करते हैं। 6वां एपिसोड है व्हाट इफ 1872। इस यूनिवर्स में ईयर 1870 में शांगची की बहन शाइलिंग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में चाइना से अमेरिका आ जाती है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर हुड नाम का एक पावरफुल आदमी सभी चाइनीज लोगों को गुलाम बनाकर उनकी ताकत से अमेरिका पर राज कर रहा था। तब शाइलिंग उससे लड़ती है, लेकिन वो हार जाती है। इसके बाद वो कहीं गायब हो जाती है। तब शांगची अपनी बहन को ढूंढने वहाँ जाता है और वो केट बिशप नाम की एक शार्प शूटर लड़की की मदद लेता है। केट के माँ बाप को हुड ने मार दिया था, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी और शांगची हुड की कैद से अपनी बहन को छुड़वाना चाहता था, इसीलिए वो दोनों मिलकर उसकी तलाश करते हैं। फिर उन दोनों को जुन फान नाम का एक बच्चा मिलता है जो कि बताता है कि उसके पिता और शहर के सब लोगों को हुड एक जादुई ट्रेन में कैद करके वो कहीं चला गया है। तब शांगची और केट उस बच्चे के साथ वो ट्रेन को ढूंढते हैं और उसमें सवार हो जाते हैं, जहां हुड के साथियों ने वो शहर वालों को हिप्नोटाइज करके बंदी बनाया था। तब शांगची जुन फान को वहां से भगा देता है, जिस पे कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, इसीलिए वॉचर उस बच्चे को बचा लेता है। फिर केट और शांगची को हुड के पास ले जाया जाता है, जिससे शांगची लड़ाई करता है, लेकिन वो असल में उसकी बहन शाइलिंग थी जिसने हुड को मारकर उसकी पावर चुरा ली थी और वो खुद बुरी बन गई थी और अब वो अपने गुलामों की मदद से अमेरिका वालों से बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो शांगची को अपने साथ शामिल होने बोलती है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है और अपनी बहन से लड़ाई भी नहीं करता। फिर जब शाइलिंग उसे मारने की कोशिश करती है, तब केट शाइलिंग को मार के शांगची को बचा लेती है। इस सब के बाद केट, शांगची और जुनफान उन कैद चाइनीज लोगों को अपने अपने घर भेज देते हैं। दूसरी तरफ वो 3 वॉचर एमिनेंस, इनकारनेट और एग्जीक्यूशनर अब उआटू पे काफी गुस्सा हो गए थे, इसीलिए वो उसकी दुनिया यानी ऑब्जर्वेशनल प्लेन में जाकर उआटू को पकड़ लेते हैं। 7वां एपिसोड है व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड। यहाँ हमें 5th डायमेंशन दिखाया जाता है, एक ऐसी जगह जो समय और अंतरिक्ष से परे है और जहाँ पे वॉचर का ऑब्जर्वेशनल प्लेन भी मौजूद है। यहाँ वॉचर्स का लीडर एमिनेंस उआटू को कैद करके उसे उसकी गलतियों की सजा सुना रहा था। इसी दौरान कैप्टन पैगी कार्टर, जिसे हमने पिछले दोनों सीजन में देखा था और जो अब मल्टीवर्स की रक्षक बन गई थी, वो 3 लड़कियों के साथ मिलकर अलग अलग यूनिवर्स को बचा रही थी। उसकी टीम में कहोरी नाम की एक पावरफुल लड़की, जिसे हमने सीजन 2 में देखा था, एक्समैन की स्टॉर्म, जिसके पास थॉर का हथौड़ा था, और डार्सी और हावर्ड की बेटी बर्डी, जो कि अब बड़ी हो गई थी। ये सब लोग शामिल थे। फिर जब पैगी, कहोरी, स्टॉर्म और बर्डी एक यूनिवर्स को बचाने जाते हैं, तो अचानक वहां आसमान से कांच के 3 टुकड़े गिर जाते हैं, जो कि असल में वॉचर के ऑब्जर्वेशनल प्लेन का हिस्सा थे। पैगी उसे पहचान लेती है और वो ये समझ जाती है कि उआटू किसी मुसीबत में है।
इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बचाने का फैसला करती है, जिसके लिए वो लोग 5th डायमेंशन में जाने का सोचते हैं। और वहां जाने के लिए पैगी, कहोरी, स्टॉर्म और बर्डी एक मशीन बनाते हैं, जिसमें वो ऑब्जर्वेशनल प्लेन का टुकड़ा डालकर उसे पावर देते हैं। लेकिन उससे 5th डायमेंशन का रास्ता नहीं खुलता और वो टुकड़ा तबाह हो जाता है। इसके बाद स्टॉर्म उस दूसरे टुकड़े को अपने हथौड़े से ब्लास्ट करके वो रास्ता खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाती है और दूसरा टुकड़ा भी वेस्ट हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही टुकड़ा बाकी था। तब वो चारों ये सोचते हैं कि आज तक सिर्फ एक ही शख्स है जो कि वॉचर के ऑब्जर्वेशनल प्लेन में जा पाया है, और वो है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, जिसे हमने व्हाट इफ के पहले सीजन में देखा था। उस अल्ट्रॉन ने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से शांति स्थापित करने के लिए पूरे मल्टीवर्स में हर किसी को मार डाला था। जिसके बाद उसने वॉचर की आवाज़ सुन ली और वो ऑब्जर्वेशनल प्लेन में घुस गया। तब वो उआटू और मल्टीवर्स के सभी लोगों को मारने के पीछे पड़ गया था, जिसकी वजह से वॉचर ने अपनी कसम तोड़ के कुछ हीरोज की मदद ली और अल्ट्रॉन को हराया। इसीलिए अब पैगी और उसके साथी ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा भी यूनिवर्स जरूर होगा जहां इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जीत गया हो, मगर उसने वॉचर की आवाज़ नहीं सुनी और वो ऑब्जर्वेशनल प्लेन में नहीं गया। वो लोग ऐसे किसी अल्ट्रॉन को ढूंढ के उससे मदद लेने का सोचते हैं, लेकिन पैगी को ये डर था कि इससे उसके दोस्त मर सकते हैं। इसीलिए वो अकेली वो ऑब्जर्वेशनल प्लेन का टुकड़ा लेकर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास चली जाती है। पर उसी वक्त एमिनेंस वहां आकर पैगी को पकड़ लेता है, क्योंकि सभी वॉचर्स का ये मानना था कि उआटू ने कैप्टन कार्टर को मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। इसीलिए अब एमिनेंस, इनकारनेट और एग्जीक्यूशनर उआटू और पैगी को मारने का फैसला करते हैं। उधर कहोरी, स्टॉर्म और बर्डी पैगी की तलाश में वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अल्ट्रॉन ने पैगी को मार दिया, इसीलिए वो तीनों उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तब अल्ट्रॉन उन्हें एमिनेंस के बारे में बताता है और बोलता है कि उसे इस बात का पछतावा है कि उसने शांति के लिए अपने यूनिवर्स के लोगों को मार दिया, पर इससे उसे शांति नहीं, बस खालीपन मिला। अल्ट्रॉन अब ये समझ गया था कि जहाँ जीवन है वहाँ संघर्ष है, लेकिन उसी संघर्ष के बीच में शांति भी है। इसीलिए ये अल्ट्रॉन पैगी और उआटू को बचाने में उनकी मदद करने का फैसला करता है और वो उस ऑब्जर्वेशनल प्लेन के आखिरी टुकड़े को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसे बाकी वॉचर से लड़ने में उसकी शक्ति की जरूरत थी। फिर अल्ट्रॉन बर्डी, स्टॉर्म और कहोरी की शिप को पावर देता है, जिससे वो लोग 5th डायमेंशन में चले जाते हैं। 8वें और आखिरी एपिसोड का नाम है व्हाट इफ। यहाँ हमें बहुत पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ एमिनेंस ने अपने शिष्य उआटू को ज्ञान देकर उसे वॉचर की शक्ति दी थी और एक कसम खिलाई थी कि वो मल्टीवर्स को देखने के अलावा कुछ ना करे। पर उआटू ने अपनी कसम नहीं निभाई और उसे इसका अफसोस भी नहीं था। इसलिए अब तीनों वॉचर उआटू और उसकी दोस्त पैगी को मारने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, स्टॉर्म, बर्डी और कहोरी आ जाते हैं और वो पैगी और उआटू को आज़ाद कर देते हैं। फिर अल्ट्रॉन उन तीनों वॉचर को अपनी पावर से रोक के रखता है और बाकी लोग अपनी शिप में उआटू के साथ वहां से भाग जाते हैं। वो सब उन वॉचर से बचने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के यूनिवर्स में जाने का सोचते हैं, जो कि पिछले सीजन में मर गया था और अब वो एक जीता जागता यूनिवर्स बन गया था। पैगी और उसके साथियों को ये उम्मीद थी कि स्ट्रेंज वहां उनकी मदद करेगा और वो तीनों वॉचर की शक्ति रोक के उन्हें कमजोर कर देगा। लेकिन इन लोगों के उस यूनिवर्स में जाने से पहले ही अल्ट्रॉन वहां हार जाता है और तब एमिनेंस और उसके साथी इन्हें रास्ते में ही पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अब उआटू अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन सबको वॉचर बनने की कसम खिलवाता है, जिससे पैगी, कहोरी, स्टॉर्म और बर्डी के पास अब वॉचर जैसी पावर आ जाती है। और तब वो उआटू के साथ मिलकर एमिनेंस, इनकारनेट और एग्जीक्यूशनर से लड़ना चालू करते हैं और उनकी काफी देर तक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें पैगी और उसके साथी एमिनेंस की टीम पे भारी पड़ते हैं। तब उआटू को अपने वॉचर दोस्तों पे दया आ जाती है, इसीलिए वो पैगी और उसके साथियों को हमला रोकने के लिए बोलता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर एमिनेंस और उसके साथी अपनी शक्ति जोड़ लेते हैं और वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। फिर वो उआटू, पैगी, कहोरी, स्टॉर्म और बर्डी पे अपनी शक्ति का तूफान बरसाते हैं, जिससे उन लोगों का अस्तित्व मिटने लगता है। वो तीनों वॉचर अब इन सबको हर यूनिवर्स से हटाकर उनका वजूद खत्म कर रहे थे,
लेकिन पैगी ये होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एमिनेंस और उसके साथियों पे हमला करती है, जिससे वो तीनों और बाकी सब लोग स्ट्रेंज सुप्रीम के यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इससे पैगी के दोस्त बच जाते हैं, पर वो खुद मर जाती है और स्ट्रेंज के इस यूनिवर्स में आने से अब उन वॉचर की शक्ति काम नहीं करती। इससे एमिनेंस को लगता है कि अब उआटू उन तीनों को मार देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि उआटू उसे ये समझाता है कि उन्हें मल्टीवर्स को सिर्फ देखने की बजाय उससे सीखना चाहिए और कभी कभी उसे बचाना भी चाहिए, जिसके लिए एमिनेंस मान जाता है। इस सब के बाद उआटू काहोरी, स्टॉर्म और बर्डी को ऑब्जर्वेशनल प्लेन में लेकर जाता है, जहां वो लोग पैगी का फ्यूनरल मनाते हैं और अब उआटू अपने नए दोस्तों को मल्टीवर्स पर नज़र रखना सिखाता है। तो दोस्तों, ये थी व्हाट इफ सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.